स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस फोर्थ सेमेस्टर का टैक्सेशन 1 का आपका ये चैप्टर है जो 10 मार्क्स का आपके पास पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। चलिए देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो ध्यान से समझना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे पूरा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, बोलो है ना। टैक्स क्या होता है, टैक्स में प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर हमारा क्या होने वाला है, प्रीवियस ईयर होता क्या है, असेसमेंट ईयर हम लोग का क्या होता है, पर्सन क्या होता है, पर्सन में क्या क्या चीज आता है, सारा कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सारा बात हम लोग पढ़े थे। बोलो आया ना, बोलो। प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है हमारा 2023-24, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2024-25, हाँ या ना। पर्सन में क्या क्या चीज आता है हमारा, पर्सन में आता है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बोलो हाँ या ना, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब चीज आता है। तो उस तरह का हमारा पर्सन में क्या क्या आता है, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कितना होता है, सिर्फ 5 हेड ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड होता है। और सोर्स तो हमारा अनलिमिटेड होता है, सोर्स बहुत ही कुछ हो सकता है, हाँ ना। प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़े थे कि वो 12 महीना का पीरियड होता है, लेकिन कभी कभी वो हमारा 12 महीना से कम हो सकता है, 12 महीना से ज्यादा वो नहीं हो सकता है। ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, बोलो है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है, तो इनकम कमाता है तो क्या उसको जबरदस्ती यहां पे टैक्स देना ही पड़ेगा, ये हम लोग को पढ़ना है। यहां पे आई बात समझ में, क्या उसको टैक्स देने का लायक है कि नहीं है, क्या इंडिया में वो टैक्स देगा कि नहीं देगा, उसके लिए हम लोग को उसका स्टेटस चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, स्टेटस चेक करना पड़ता है। स्टेटस किस चीज का, रेसिडेंशियल स्टेटस। रिसाइड मतलब रहने का। इंडिया में आप रहते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं भी रहोगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा भी यहां पे होता है। समझ में आया। तो इसीलिए कब हमारे पास क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सारा बात हम लोग पढ़ेंगे, बस ध्यान से समझते जाओगे। क्लियर चीज। तो बोला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। इनकम उसका यहां पे चार्ज होगा टैक्स के लिए कि नहीं होगा, वो चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। बोलो बात समझ में आया। दूसरा, वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई पर्सन अगर पर्टिकुलर इनकम पे, कोई इनकम पे टैक्स देगा कि नहीं देगा, उसका चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारा बात जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। आप अगर इंडिया में नहीं रहोगे तो क्या इंडिया में टैक्स दोगे, बोलो। रूल के हिसाब से तो यही बोलता है, आप अगर इंडिया में रहोगे तब आप इंडिया में इनकम कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडिया में नहीं रहते हो, बाहर देश में रहते हो, लेकिन कुछ दिन आप इंडिया में रहे हो, कुछ दिन आप इंडिया में रहे हो, तो कुछ दिन आप अगर इंडिया में रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। इसका एक रूल होता है, वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला ये हम लोग को जनरल पॉइंट्स कुछ है जो हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम लोग को ये माइंड में रखना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है। ये बात क्या बात बोलता है, ध्यान से सुनना। बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। ये सब बात एकदम फोकस करना ध्यान से। हर प्रीवियस ईयर का हम लोग का कैलकुलेट किया जाता है, हर प्रीवियस ईयर का हमारा कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24, तो 2023-24 में भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। अगर अगले साल हम लोग आएंगे तो अगले साल भी चेक किया जाएगा, अगर पिछले साल का बात करेंगे तो पिछले साल भी चेक किया गया होगा। हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है, क्योंकि हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है।
बोला इन अदर वर्ड्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। ये वेरी करते रहता है, चेंज होता रहता है एक प्रीवियस ईयर से दूसरा प्रीवियस ईयर में। हो सकता है कि पिछला प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंशियल स्टेटस था, वो रेसिडेंशियल था यहां पे, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब वो पिछला साल में वो रेसिडेंट था, इस बार वो रेसिडेंट नहीं है। ऐसा भी होता है। आप कभी नाम सुने हो एनआरआई? एनआरआई किसको बोलते हैं? जो इंडिया में नहीं रहता है, जो बाहर देश में रहता है, उसको एनआरआई बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब वो इंडिया का रहने वाला नहीं है। आया समझ में? तो उसी तरह से यहां पे हम लोग को चेक करना पड़ता है कि वो इंडिया का रहने वाला है कि नहीं है, इंडिया में वो टैक्स देगा कि नहीं देगा, इंडिया में अगर वो कमाई किया है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वो सब कुछ चेक करना पड़ता है। और वो चेक करने के लिए कुछ रूल्स दिया गया है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? कभी कभी ऐसा देखे होगे, आईपीएल जब चलता है मैच, तो आईपीएल के टाइम में बहुत सारे बाहर के देश के हमारे पास यहाँ पे प्लेयर्स लोग आते हैं खेलने के लिए, आते हैं कि नहीं? और यहाँ पे काफी दिनों तक रुक जाते हैं और रुकने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बटोर लेते हैं और जाके वो उसके बाद भाग जाते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या, इतना इनकम आप यहाँ पे कमाए हो तो क्या आपको यहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। या देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो इनकम कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन आप टैक्स इंडिया में दोगे कि नहीं दोगे, उसके लिए आपका क्या चेक किया जाएगा? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? और ध्यान रखना, ये हर साल हमारा चेंज हो सकता है। कभी ये रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा फॉलो करेगा तो कभी फॉलो नहीं करेगा, कभी वो रेसिडेंट होगा तो कभी वो रेसिडेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बोला है, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अ प्रीवियस ईयर। एक प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस उसका हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। और ही कैन नॉट बी अ रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर सोर्स। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो रेसिडेंट है और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो नॉन रेसिडेंट है। सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड यहां पे कोई भी बात नहीं होता है। सोर्स ऑफ इनकम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, याद होगा। सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या? इनकम का जरिया, इनकम कहां से आ रहा है। जैसे मान लेते हमारे पास दो सोर्स है, एक है जूता चप्पल का बिजनेस से इनकम आता है, एक आता है सोना चांदी का बिजनेस से इनकम आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जूता चप्पल का बिजनेस से जो हमारा इनकम आ रहा है उसके लिए हम रेसिडेंट हैं और अगर हम सोना चांदी वाला निकालेंगे तो वहां पे नॉन रेसिडेंट है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हम लोग का ईयर वाइज देखा जाता है, ना कि इनकम वाइज। आया समझ में? आपका कहां कहां से इनकम आ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको जो रूल दिया गया है वो रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आप रेसिडेंट होगे, चाहे आपका इनकम कहीं से भी आ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सिटीजनशिप जो होता है वो अलग बात होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो अलग चीज होता है। समझ में आया? बोला अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो इंडिया का रहने वाला है, इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में पढ़ा वाला है, अगर वो इंडिया का ही रहने वाला है, लेकिन कोई कोई प्रीवियस ईयर में वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है, इंडिया में वो रेसिडेंट नहीं कहलाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आया समझ में? तो सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो जाता है कोई कोई साल। तो ये कब होता है कब नहीं होता है उसके लिए रूल हम लोग को जानना पड़ेगा। लेकिन वही बात बता रहा है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग चीज होता है, एक चीज दोनों होता नहीं है। अगर कोई बाहर देश का रहने वाला है तो वो इंडिया में आ गया है तो इसका मतलब कभी कभी इंडिया में रेसिडेंट वो कहला जाता है, इंडिया का वो रेसिडेंट कहला जाता है, लेकिन इंडिया का सिटीजनशिप उसको नहीं बोलेंगे, उसको इंडिया का सिटीजन नहीं बोल सकते हैं। वो कहां का सिटीजन है? फॉरेन का सिटीजन है, जहां से आया है वो वहां का सिटीजन है। आया समझ में? हम लोग कहां के सिटीजन है? इंडिया के। हम लोग कहां के सिटीजन है? इंडिया के। इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया के हम सिटीजन हैं तो यहां पे हम रेसिडेंट ही होंगे। बताओ, अगर हम एक साल चले गए लंदन में घूमने के लिए, अगर घूमने के लिए हम फॉरेन चले गए, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी कहीं, अगर बांग्लादेश, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, जहां जहां मेरा मन किया वहां पे घूमने चले गए इंडिया को छोड़ के, तो बताओ क्या हम यहां पे रेसिडेंट थे? रेसिडेंट मतलब रहना। क्या हम इंडिया में रहे थे? नहीं, तो हम नॉन रेसिडेंट हैं। लेकिन सिटीजनशिप तो मेरा इंडिया का ही है।
हम तो इंडियन ही कहलाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो बस वही बात बोलता है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंट स्टेटस दोनों अलग अलग होता है, दोनों को एक जैसा कभी भी मत मानना। आया समझ में? बोला है ऑल्सो अ रेसिडेंट इन इंडिया मे नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। मतलब रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया में रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन होगा। सो बताओ, अगर बाहर देश से, अगर कोई लंदन से, अमेरिका से अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और अगर यहां का रूल फॉलो कर जाता है कि अगर आप इतना दिन अगर इंडिया में रह जाओगे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। और अगर वो उतना दिन यहां पे रह गया तो बताओ वो तो रेसिडेंट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या वो यहाँ का सिटीजन है? नहीं है। तो सिटीजन वो कहीं और का है, लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट हो सकता है। तो इसीलिए बोला कि वो इंडिया में रहा है तो वो मे नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो रेसिडेंट इंडिया में हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट बात, a person can have same residential status in more than one country। एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में वो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बताओ, अगर मान लेते हैं हम इंडिया में भी घूमते हैं, हम चाइना भी घूमते हैं, हम लंदन जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, कहीं कहीं भी चले जाते हैं, बोलो आए ना। अगर इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया गया, यहां पे नॉन रेसिडेंट निकले। क्या निकले? नॉन रेसिडेंट। यहां पे रेसिडेंट नहीं थे। अगर लंदन में निकाला गया, वहां पे भी नॉन रेसिडेंट। अगर अमेरिका में निकाला गया, नॉन रेसिडेंट। मतलब मोर देन वन कंट्री हम लोग का स्टेटस चेक किया जा सकता है। आया समझ में? एक साल में बताओ, हमारा साल कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। खत्म कहां पे होता है? 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना दिन होता है टोटल? 365 दिन होता है, 365 डेज होता है। और अगर ये 365 डेज में अगर कोई दिन आपको बोलता है कि आप 50-60 दिन अगर यहां पे रह जाओगे, आप रेसिडेंट कहलाओगे। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, वैसे ऐसा है नहीं बट फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर कोई बाहर वाला देश का आता है इंडिया घूमने के लिए और अगर उसको एक रूल बोला गया है, अगर तुम इंडिया में 60 दिन रह गए या 50 दिन रह गए तो आपको रेसिडेंट मानने लगेंगे। आप यहां पे अगर कुछ कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ, अगर कोई इंडिया में रह गया, रेसिडेंट हो गया, 60 दिन तक रह गया, तो बताओ वो रेसिडेंट हो गया कि नहीं हो गया? वो आया है लंदन से, अमेरिका से आया है, लेकिन वो यहां पे रेसिडेंट हो गया। अगर ये यहां पे इनकम कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आया समझ में? तो बस वही रूल हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या रूल होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। आप अगर रेसिडेंट होते हो तो क्या रूल है, आप अगर नॉन रेसिडेंट होते तो क्या रूल है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसके लिए हर एक इंडिविजुअल का 2 सेक्शन आपको यहां पे चेक करना पड़ता है। एक होता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। अगर शॉर्टकट में बोलेंगे तो 6(1) और 6(6), 6(1) और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना। बताओ, कोई भी इंडिविजुअल अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को फॉलो कर जाता है, अगर सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रेसिडेंट हो जाएगा। क्या होगा? रेसिडेंट। सेक्शन 6(1) क्या बोलता है सर? बोलता क्या है वो तो बात की बात है। अगर वो फॉलो कर जाएगा, अगर ये रेसिडेंशियल स्टेट, अगर सेक्शन 6 और 1 में जो बोला गया है अगर वो बात सही हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। अगर वो बात गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को शॉर्ट में आर बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट को क्या बोलेंगे? NR बोलेंगे। बोलो बात समझ में आया? और अगर वो रेसिडेंट हो गया, अगर वो रेसिडेंट हो गया, फॉलो कर गया, तब उसके बाद दूसरा सेक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा, 6(6) के बारे में। किसके बारे में? 6(6) के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर 6(1) को फॉलो नहीं किया तो क्या 6(6) चेक करेंगे? नहीं। 6(6) को चेक तभी किया जाएगा जब आप 6(1) को फॉलो कर जाओगे। मतलब आप रेसिडेंट अगर हो जाओगे तभी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आगे फर्दर चेक किया जाएगा। और ये जो 6(6) होता है वो होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए। मतलब अगर आप, सुनना फिर से रिपीट करते हैं अच्छे से, अगर आप 6(1) को फॉलो कर गए, जितना बात बोला था, जितना दिन रहने बोला था, अगर वो दिन रह गए तो आप रेसिडेंट हो गए। बोलो हाँ या ना? अगर आप उतना दिन नहीं रहे तो क्या हो गए? नॉन रेसिडेंट हो गए। मतलब अगर 6(1) को फॉलो कर गए तो रेसिडेंट, अगर आप फॉलो नहीं किए तो नॉन रेसिडेंट। अगर आप फॉलो कर गए तो फर्दर आपको 6(6) को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 6(6) को फॉलो कर गए तो आपका हो गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर आप फॉलो नहीं किए तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा नाम हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ROR और RNOR। बोलो समझ में आया?
क्लियर चीज। सर बहुत छटपटी हो रहा है, थोड़ा रूल बताइए कि 6-1 और 6-6 बोलता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 6-1 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 6-6 के बारे में बात करेंगे। बोलो समझ में आया। सबसे पहले रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए तो बात करते हैं 6-1 का। अब अगर यहां से नजर हटाओगे और अगर ध्यान यहां से भटकाओगे तो तुम्हारा ये चैप्टर उड़ जाएगा, चैप्टर उड़ जाएगा। इसीलिए चैप्टर को उड़ने मत देना, बहुत ही इजी चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सो बोलो ठीक है। बोला है 6-1 में, सेक्शन 6-1 में कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में रेसिडेंट वो तभी कहा जाएगा इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एनी वन का मतलब क्या होता है, कोई एक। आपके पास 2 कंडीशन दिया गया है, अगर ये 2 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर जाओगे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे, रेसिडेंट कहलाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहला केस क्या बोलता है, पहला कंडीशन क्या बोलता है, बोलता है ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। ये सब दिन आपका फिक्स है, दिन आपका क्या है, फिक्स है। कितना दिन बोलता है, 182 डेज बोलता है। बोलता है अगर आप इंडिया में, क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर यानी 182 डेज कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर में रह गए, प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है 2023-24, अगर आप 2023-24 में 182 दिन कम से कम रह गए, 182 दिन मतलब 6 महीना हो जाता है, अरे बोलो ना, अगर आप 6 महीना रह गए कम से कम, महीना में मत काउंट करना, हमेशा दिन में, तो यहां पे 182 दिन अगर आप रह गए तो आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट। तब आपको दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, दूसरा चेक करने का जरूरत, क्योंकि क्या बोला गया है, एनी वन कंडीशन। अगर हम पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गए तो क्या दूसरा चेक करने जाएंगे, नहीं चेक करने जाएंगे। लेकिन अगर आप पहला वाला फेल कर जाते हो तो आपको रोने धोने का जरूरत नहीं है, आपके लिए एक और ऑप्शन यहां पे पड़ा हुआ है। क्या बोलता है, बोलता है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। आपको कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके ठीक पीछे 4 साल आपको कितना दिन रहना पड़ेगा, 365 दिन भी रहना पड़ेगा। मतलब ये सही से समझाते हैं, ध्यान से समझना। आइए यहां पे हम बताते हैं क्या बोला गया है। पता है आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24। तो बोलता है ये हमारा प्रीवियस ईयर है, अगर आप 2023-24 में 182 दिन से ज्यादा या 182 दिन अगर रह गए तो आप रेसिडेंट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, रेसिडेंट। लेकिन अगर आप 181 दिन रह गए, आप 180 दिन रहे, आप 40 दिन रहे, आप 20 दिन रहे, आप 150 दिन रहे, मतलब 182 डेज से कम रहे, तो आप यहां पे क्या कहलाओगे, नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। बोलो बात समझ में आया। लेकिन नॉन रेसिडेंट का आंसर तुरंत नहीं दे देंगे, बोलता है आपको तुरंत आंसर नहीं दे देना कि वो नॉन रेसिडेंट होगा। आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है, ये है पहला ऑप्शन, आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहला सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो रोने धोने का जरूरत नहीं है, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, आपको प्रीवियस ईयर में, हेलो हेलो हेलो, आपको बोलता है प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा। कितना दिन रहना पड़ेगा, 60 डेज रहना पड़ेगा। और सुनो, इसके ठीक पीछे 4 साल, 4 प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर के पीछे 4 प्रीवियस ईयर में आपको कितना रहना पड़ेगा, कम से कम 365 दिन रहना पड़ेगा, 365 डेज रहना पड़ेगा। तभी आप, और ये दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट। नहीं तो अब आपको तो नॉन रेसिडेंट कहेंगे ही कहेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। कभी आईपीएल मैच देखते हो, आईपीएल मैच कभी इंटरेस्टेड हो ये सब चीज देखने में? अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो इंटरेस्टेड बन जाना थोड़ा देर के लिए। क्यों पता है, अगर आपको बताना चाहेंगे तो बहुत मजेदार तरीका लगेगा, सुनना। जो टॉप 4 में पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है, टॉप 4 में पहुंचता है। 10 टीम होता है आईपीएल में, अभी जो चल रहा है वो कितना टीम चल रहा है, 10 टीम चल रहा है, जिसमें टॉप 4 में जो पहुंचा है
1 नंबर में जो पहुंचा है, 2 नंबर में जो पहुंचा है, 3 नंबर में जो पहुंचा है और 4 नंबर में पहुंचा है। मैच किस तरीके से होता है वो देखो यहां पे टॉप 4 वाले का, टॉप 4 वाले का जो मैच होता है ना वो इसी तरीके से होता है। मजेदार कहानी है। पहला 2 वाले का कहानी यहां पे फॉलो होता है। बोलता है पहला और दूसरे के साथ मैच होगा। किसके साथ होगा? जो पहला पोजीशन पे है और जो दूसरा पोजीशन पे है उन दोनों के बीच में मैच होगा। और यहां पे हेलो हेलो हेलो, यहां पे जो विनर होगा वो डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाएगा। डायरेक्टली कहां पे पहुंच जाएगा? फाइनल में। लेकिन यहां पे जो लूजर होगा, जो क्या होगा? लूजर होगा, वो हार नहीं मानेगा। उसके लिए एक और मौका दिया गया है। जो 3 और 4 के साथ जो विनर होगा, यानी जो 3 और 4 का मैच होगा उसके साथ जो विनर होगा उसके साथ इसको लड़ाया जाएगा, खिलाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहां पे जीत जाते हो तो आप फाइनल में पहुंच जाओगे। अरे बोलो हाँ या ना, तब आप जाके फाइनल में पहुंच जाओगे। तो एक बात बताओ, पहला और दूसरा पोजीशन के लिए अगर देखें तो फाइनल में पहुंचने का पहला चांस क्या बोलता है? आप पहला मैच ही जीत जाओ, सीधा फाइनल में पहुंच जाओगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आप हार जाते हो तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन है, जो तीसरा और चौथा का जो विनर होगा उसके साथ आपको जीतना पड़ेगा और इन दोनों के साथ आपको विन करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल में पहुंचोगे। अरे बोलो ना। और अगर इन दोनों के साथ भी अगर आप हार जाते हो तो क्या आप पहुंचोगे फाइनल में? नहीं। तो वही चीज तो यहां पे बता रहे हैं सर। क्या बताएं कि अगर आपको 182 डेज अगर आप 182 डेज रह गए तो फिर दूसरा कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है। अरे एक बात बताओ, अगर यहीं पे हम पहला मैच ही जीत गए हम, तो क्या तीसरा और चौथा का वेट करेंगे हम? नहीं, डायरेक्टली फाइनल में पहुंच गए हम। बोलो ना, यानी हम रेसिडेंट हो गए। क्या हो गए? लेकिन अगर हम पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किए, हम वहां पे हार गए। हम कितना दिन रहे थे पता है? 150 दिन रहे थे। तो बताओ हम हार गए कि नहीं हार गए? हार गए। तो रोने का जरूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 60 दिन प्रीवियस ईयर में, 365 दिन उसके 4 प्रीवियस ईयर में। ठीक 4 प्रीवियस ईयर में। बताओ हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? इसके ठीक पीछे 4 साल कौन कौन सा होगा? बोलेंगे सर 22-23 होगा, बोलेंगे सर 21-22 होगा, बोलेंगे सर 20-21 होगा, बोलेंगे सर 19-20 होगा। ये 4 साल का टोटल मिला के 365 दिन रहना पड़ेगा। कितना दिन? सर एक साल में ही 365 दिन होता है, तुमको 4 साल दिया गया है। अगर चारों साल का मिला दोगे तो तुमको कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज रहना पड़ेगा। और करंट ईयर में आपको रहना पड़ेगा कितना? 60 डेज कम से कम, तभी आपको रेसिडेंट माना जाएगा। और नहीं तो आपको क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट करते, ध्यान से सुनना। दोनों कंडीशन, अगर आप पहला वाला फेल कर जाते हो तो दूसरा के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सुनो सुनो, हम बताते सब बताएंगे। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे अभी कोई क्वेश्चन मत करो, ठीक है? हम पूरा कंडीशन पहले बताते हैं सही तरीके से, उसके बाद बताओ। यहां पे अगर आप 182 डेज से एक दिन भी कम हो गए तो आप ये वाला फेल कर चुके हो। उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? 60, और उसके ठीक पीछे 4 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 365। सर एक बात बताएं, सुनिएगा मेरा बात क्या बोल रहे हैं। सो हम 2023-24 में अगर हम रहे हैं 68 डेज रहे हैं, कितना दिन? चलो 68 को काट देते, 70 दिन रहे हम। कितना दिन? 70 दिन। बताओ कितना दिन रहना था यहाँ पे? 60 दिन। और हम रहे कितना है? 70 दिन। और इसके ठीक पीछे 4 साल में 4 प्रीवियस ईयर अगर मिलाया गया तो हम यहाँ पे थे 362 डेज थे। कितना दिन थे? 362 डेज थे। तो बताओ वो सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया है? वो सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बोलेंगे सर क्यों? क्या बोला गया था? आपको पिछला साल में मतलब प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। बोलो वो 60 दिन से ज्यादा है कि नहीं है? है। लेकिन यहां पे बोला गया था 365 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। क्या वो 365 डेज से ज्यादा है? नहीं है ना। और आप क्या सोचते हो पता है? वो आप सोचने लगते हो कि अच्छा जब यहां पे 70 दिन रहा है तो 10 दिन एक्स्ट्रा है। एक क्या काम करते हैं पता है? यहां पे 3 दिन घट रहा है, वहां से इसको 3 दिन एडजस्ट कर देते हैं, तो ये भी 365 बन जाएगा। ऐसा कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं होता है। बोलो बात समझ में आया?
डेज का एकदम एडजस्टमेंट यहां पे नहीं होता है। आपको प्रीवियस ईयर में बोला गया है कम से कम 60 दिन, तो वहां पे 59 दिन भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा आपको कम से कम कितना चाहिए, 60 दिन। पीछे 4 साल में आपको बोला गया है 365 डेज, तो एक दिन भी कम नहीं चलेगा, पूरा 365 डेज आपको रहना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? तभी आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट, नहीं तो आप क्या कहलाओगे, नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे एक बात लिखा हुआ ध्यान से समझना, हियर व्हेन एन इंडिविजुअल लिव्स इंडिया, जब इंडिया को छोड़ता है, एंड रिटर्न्स इंडिया, और इंडिया वापस आता है, बोथ द डे विल बी काउंटेड, दोनों दिन को काउंट किया जाएगा। आया समझ में? दोनों, क्योंकि हम सर एक एक दिन यहां पे बहुत वैल्यूएबल है, एक एक दिन यहां पे बहुत वैल्यूएबल है। बताओ, सोच के देखो एक बार ध्यान से, बताओ, सोचो सोचो सोचो, अगर दिन को काउंट करना शुरू किए, अगर हम 1 जनवरी में, अप्रैल में काउंट किए, अप्रैल में 30 दिन, मई में काउंट किए 31 दिन, उसी तरह से सबको काउंट करते चले गए, और काउंट कर करके अगर हमारा 181 डेज आ गया, तो बताओ वो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? 181 डेज आया, क्या वो सेटिस्फाई किया? नहीं, 182 डेज चाहिए। वो कितना दिन है? 181 डेज, वो फेल कर जाता है। लेकिन सर हम तो गलती कर दिए थे, पता है क्या, जिस दिन वो गया था वो दिन हम काउंट ही नहीं किए, जबकि उसको क्या करना था, काउंट। तो बताओ, अगर एक दिन वो काउंट कर लिए रहते तो ये 182 डेज होता, वो सेटिस्फाई कर जाता कि नहीं कर जाता? इसीलिए बोलता है एक एक दिन यहां पे वैल्यूएबल है, एक दिन भी यहां पे हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर है बात यहां तक? फिर से रिपीट, क्या बोला है? सबसे पहले हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट तभी कहलाएगा अगर वो पहला कंडीशन 182 डेज का सेटिस्फाई करे, अगर वो फेल कर जाता है तो 60 एंड 365 डेज वाला सेटिस्फाई करे। बोलो क्लियर चीज? अब उसको प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना पड़ेगा कम से कम, और उसके पीछे 4 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज रहना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? समझ में आया? इसके बाद इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या होता है? उसका रूल को तोड़ देना। रूल को बताओ, रूल तोड़ने का मतलब क्या हुआ? अभी क्या बोला गया था? क्या बोला गया था कि अगर आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में फॉलो करना चाहते हो, आप अगर रेसिडेंट होना चाहते हो, तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आप रेसिडेंट हो जाओगे। पहला कंडीशन क्या बोला गया था? 182 डेज रह जाओ। सर हम फेल कर गए, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है 60 और 365। 60 और 365 शॉर्टकट में याद रखने का यही तरीका है। बोलेंगे पहला कंडीशन बताओ, सर 182 डेज। दूसरा कंडीशन बताओ, 60 और 365, दोनों साथ में बोलना पड़ेगा, 60 और 365। प्रीवियस ईयर में 60 दिन, उसके पीछे 4 साल में 365 दिन। बोलो हाँ या ना? तो ये दोनों में से दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा तुम्हारा। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक्सेप्शन बोलता है कि इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 6(1) इज इररिलेवेंट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन नंबर 2 क्या था? 60 दिन और 365 दिन। अरे था, बोला वो इररिलेवेंट हो जाता है। मतलब ये सारे पॉइंट, अगर 3 पॉइंट अगर इस तरह का मिलेगा, तो वहां पे सिर्फ आपको पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 182 डेज वाला चेक करना पड़ेगा। अगर वो 182 डेज वाला फेल कर गया, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है, 60 और 365 वाला है, लेकिन इन 3 कैटेगरी वालों के लिए वो दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर कौन कौन सा कैटेगरी, थोड़ा सा बताइए तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। मतलब अगर कोई इंडिया का रहने वाला अगर इंडिया छोड़ के बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस? यानी बिजनेस पर्पस करने के लिए, काम करने के लिए अगर कहीं पे जाता है, तो उस पर्पस के लिए उसको सिर्फ पहला वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन कौन सा था? 182 डेज वाला। क्या उसके लिए 60-365 दिन वाला रहेगा? नहीं रहेगा, उसके लिए 60-365 दिन वाला नहीं रहेगा। दूसरा कंडीशन इररिलेवेंट है यहां पे। कौन सा कंडीशन के लिए? अगर वो इंडियन सिटीजन है जो इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहा है, उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला है। बोलो बात समझ में आया? दूसरा बोलता है एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ
क्रू ऑफ अ इंडियन शिप, अगर इंडियन शिप का मेंबर अगर है, इंडियन शिप मतलब पानी का जहाज, हम लोग जानते हैं पानी का जहाज से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, एक देश से दूसरा देश जाता है, तो अगर उस क्रू का अगर आप मेंबर हो तो आपके लिए भी ये रूल अप्लाई किया जाता है कि आप अगर इंडिया छोड़ के जाते हो, आप अगर इंडिया छोड़ के जाते हो, आप अगर क्रू ऑफ मेंबरशिप हो इंडियन शिप में और अगर आप छोड़ के जाते हो इंडिया को, आपके लिए भी पहला कंडीशन सिर्फ है 182 डेज वाला, आपके लिए दूसरा कंडीशन दिया गया नहीं है। आया समझ में? और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है इंडिया का ओरिजिन से, comes on a visit to India during the previous year। इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ इंडिया डिवाइड होने से पहले। बताओ यहां पे कौन कौन सा देश था? बोलेंगे सर पाकिस्तान इसी में था, बोलो बांग्लादेश इसी में था ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश बस ये हम लोग को ज्यादा पता है, हम लोग को इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ अगर आपका कोई पड़ोसी, कोई दोस्त यार अगर पाकिस्तान में बस गया है, कहां पे बस गया है? वो पहले कहां का रहने वाला था? इंडिया का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? इंडिया। अगर वो इंडिया आता है विजिट करने के लिए, किसी से मिलने जुलने के लिए, अगर मान लेते हैं जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो कुछ रिश्तेदार उधर चले गए थे, कुछ रिश्तेदार इधर आ गए थे, तो हो सकता है अपना रिश्तेदार से मिलने के लिए, इंडिया घूमने के लिए, विजिट करने के लिए अगर पाकिस्तान से कोई लोग आता है तो उसके लिए भी यहां पे 182 डेज वाला देखा जाएगा, 60-365 उसके लिए नहीं है। आया समझ में? क्या बोले पता चला? फिर से रिपीट करते हैं, आपका क्या कंडीशन दिया गया है? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, जो आप इंडिया को छोड़ के जाते हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तब, और फिर अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडिया छोड़ के जाते हो, अगर आप मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप हो तब, और अगर आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं तो इंडियन ओरिजिन के हो, जो आप इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो प्रीवियस ईयर में, ये तीनों केस में आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, पहला कंडीशन कौन सा? 182 डेज। इसके अलावा कोई भी चीज हो जाएगा, सबके लिए दोनों कंडीशन है। आया समझ में? अगर 182 डेज वाला फेल कर गए तो दूसरा कंडीशन अप्लाई कर लो, लेकिन इन तीनों के लिए आपको ऑप्शन दिया गया नहीं है। बोलो समझ में आया? इसको आखिरी इच्छा नहीं पूछा जाता है, मतलब ये कि अगर आप एक बार फेल कर गए तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? आया समझ में? देखो यहां पे हियर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इंडिया डिवाइड होने से पहले अगर कोई आपका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर जन्म लिए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, 1947 के पहले अगर आपका कोई दादा परदादा अगर जन्म लिए थे और उसका कोई खिलाड़ी, उसका अगर कोई लोग आता है यहां पे विजिट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं वो इंडियन ओरिजिन का है, और उसके लिए कंडीशन सिर्फ आपका एक ही है, 182 डेज वाला। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए फिर से एक बार हम पूरा रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा, फिर क्वेश्चन करेंगे। बताओ पहला वाले में क्या बोला? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज कम से कम रहना पड़ेगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, काम खत्म। पहला कंडीशन क्या बोलता है? 182 डेज रहना पड़ेगा। सर हम फेल कर गए, सर हम पास कर गए, 182 डेज रह गए, आप रेसिडेंट हो गए, आपको दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। सर हम फेल कर गए, 182 डेज नहीं रहे, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना पड़ेगा, उसके ठीक पीछे 4 साल में कितना रहना पड़ेगा? 365 दिन रहना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो आप रेसिडेंट हो गए, नहीं तो आप नॉन रेसिडेंट हो। बोलो बोले क्लियर चीज? और एक्सेप्शन यहां पे दिया हुआ था कि अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, अगर आप इंडिया के लोग हो, आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, या आप इंडियन ओरिजिन के हो जो इंडिया विजिट करने के लिए आए हो, ये 3 केस में आपके पास सिर्फ 182 डेज वाला केस है, कंडीशन है, दूसरा कंडीशन आपके लिए नहीं है। सिर्फ 182 डेज। अगर वो 180 दिन रहा, कितना दिन रहा? 180 दिन, बोलेंगे ना आप सेटिस्फाई नहीं किए, तो वो बोलेगा हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है ना 60-365। बोला वो दिया गया तो है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है।
समझ में आया? वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट वाला में अगर आप सेटिस्फाई आते हो, ये कवर, अगर आप 3 पॉइंट वाले में अगर आप कवर करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन एक टोक करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये हमारा सेक्शन 6 बाद में बात करेंगे, अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, 6 को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग 6 को कवर करेंगे, ठीक है। बोला है मिस्टर सुप्तिक लेफ्ट इंडिया ऑन 13/10/2007, कब लेफ्ट कर रहा है? 13/10/2007 को गया है इंडिया छोड़ के। आफ्टर दैट ही केम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 मई 2023 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन, पहला कंडीशन दिया हुआ है जून 25, 2023 को, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 1 दिसंबर 2023 को। बोला डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। बताओ हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? बोला इसमें फॉर ईच ऑफ द 2 केसेस, दोनों केस में हम लोग को निकालना है। पहला केस पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा केस सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, क्या बात किया गया पता है तुमको? कभी कभी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। मिस्टर सुप्तिक लेफ्ट इंडिया इतना, आफ्टर दैट ही केम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके बाद मतलब वो जब 13/10/2007 को जब गया, उसके बाद वो पहली बार इंडिया आया है। कब? 2023 में, मतलब इतना दिन से वो इंडिया में नहीं था। समझ में आया? लगभग 16 साल से वो इंडिया में नहीं था, वो बाहर ही था। बोलो समझ में आया? और जब वो इंडिया में आया 2023 में, कब आया? 2023 में, तो उसके बाद वो फिर से इंडिया को लेफ्ट कर गया, फिर इंडिया को छोड़ दिया। कब? 25 जून को। तो पहला केस खाली करेंगे 25 जून वाला हम लोग, उसके बाद दूसरा केस करेंगे। पहला को खत्म करेंगे तब दूसरा में जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? देखो, आपको इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 चीज करना पड़ता है। हम यहां पे आपको बताते हैं इस तरह से कि जब ये, एक सेकेंड, हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा, स्टे, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। आइए सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, क्या लिखेंगे? और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में रहने का दिन निकालेंगे, कितना दिन आप इंडिया में रहे थे। आया समझ में? समझना सब लोग, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आपको पाना है तो फिर इस चीज पे आपको सही से फोकस करना है। बता आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। 2023-24 में आप देखो, बताओ 2023-24 कहां से कहां तक स्टार्ट होता है और कहां से खत्म होता है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक आपका प्रीवियस ईयर चलता है। हाँ या ना? बोलेंगे इस ड्यूरेशन में आप इंडिया में कितना दिन रहे हो, वो कैलकुलेशन करना है हम लोग को। क्या करना है? वो कैलकुलेशन। बताओ क्वेश्चन में देख के, वो इंडिया कब आया था? 2 मई 2023 में। 2 मई 2023 में, तो 2 मई 2023 हमारा 23-24 में आता है कि नहीं आता है? अप्रैल के बाद ये डे वाला डेट आता है, तो 23-24 में ही आ रहा है ना? तो बताओ इसका मतलब क्या वो अप्रैल में था इंडिया में? नहीं। बोलो ना, सोच समझ के बोलना है। अगर वो इंडिया छोड़ के गया था 23/10/2007 को और फिर वो इंडिया वापस आया है 2 मई 2023 को, तो क्या अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो जाता है? तो क्या अप्रैल में वो इंडिया में था? नहीं। वो कब आया है? मई में आया है। और मई का 1 तारीख को भी वो इंडिया में था क्या? ना, वो 2 तारीख को आया, तो 2 तारीख से काउंट किया जाएगा। बोलो समझ में आया? तो बताओ यहां पे काउंट कैसे करेंगे, सुनना। अगर वो 2 तारीख को आया है तो मई में कितना दिन रहा है वो? बोलेंगे सर अप्रैल में होता है 30 दिन, मई में होता है 31 दिन। 31 दिन में वो 1 दिन नहीं रहा, बाकी कितना दिन रहा? तो बोलेंगे सर मई में 30 दिन। चलो यहां पे हम मंथ लिख के बताते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। यहां पे लिखेंगे मई, अरे बोलो ना, फिर लिखेंगे यहां पे जून, लिखेंगे। बताओ पहले मई और जून का बात करते हैं। मई में कितना दिन रहा है वो? 30 दिन रहा। जून में कितना दिन रहा? बोलेंगे सर क्वेश्चन में देखें आपके पास कुछ बात किया गया था, वो इंडिया को फिर से वापस छोड़ दिया। कब? 25 जून को। मतलब वो 25 दिन इंडिया में रहा कि नहीं रहा? बोलो। तो यहां पे बोलेंगे सर हाँ, इसका मतलब यहां पे जून में रहा वो 25 दिन। तो बताओ क्या वो फिर इंडिया वापस आया क्या इस साल? ना ना ना, वो दूसरा केस है। इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास ये जो 1 दिसंबर वाला वो दूसरा केस हो जाता है। तो आपको बोला है दोनों केस का सॉल्व करने के लिए अलग अलग, आप पहला केस को सॉल्व कर रहे हो अभी, समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या वो 25 जून को इंडिया छोड़ के गया तो फिर वापस आया? नहीं आया। तो इंडिया में और दिन वो नहीं रहा है। तो बताओ इंडिया में वो टोटल कितना दिन रहा है?
55 दिन रहा है, 55 डेज रहा है, क्या वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया? पहला कंडीशन क्या बोलता है? 182 डेज क्या रहा? नहीं। क्या वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए किया था क्या वो कुछ और पर्पस के लिए था क्या? मतलब तीनों एक्सेप्शन वाला नहीं था। जब नहीं था तो दूसरा ऑप्शन इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? 60 दिन। क्या प्रीवियस ईयर में 60 दिन है? कितना दिन है? 55 डेज है। तो क्या ये सेटिस्फाई किया? नहीं। ना वो पहला सेटिस्फाई किया, ना वो दूसरा सेटिस्फाई किया। क्या ये रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? नॉन रेसिडेंट होगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसके बाद हम लोग को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा सब चीज, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। क्लियर चीज? चलो पहले आप ये वाला टेबल को बना लो, उसके बाद लिखते हैं हम लोग साथ में। चलो इसको कर लो पहले। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये सब चीज। क्या? सिंस मिस्टर सुप्तिक स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 55 डेज। मिस्टर सुप्तिक जो इंडिया में रहा है वो सिर्फ कितना दिन रहा है? 55 दिन। सो ही कुड नॉट सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24। इसीलिए वो प्रीवियस ईयर 2023-24 में नॉन रेसिडेंट कहलाया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? इसका दूसरा केस भी करना है हम लोग को। इसका दूसरा केस ये कॉपी कर लिया सब लोग। इसका दूसरा केस देखेंगे। आइए अब हम लोग करते हैं केस नंबर 2। बताओ, फिर से हम लोग को लिखना पड़ेगा ये वाला चीज। ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। प्रीवियस ईयर और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। कॉपी अभी नहीं करोगे, पहले ध्यान से समझ लो। चलिए फिर से वही वाला काम करना पड़ेगा हम लोग को। प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। हाँ या ना? 2023-24 चल रहा है। बताइए वो कौन कौन सा कब आया था इंडिया में? मई में। वो इंडिया में कब आया था? इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए साफ हो गया। बताओ वो इंडिया में कब आया था? 2 मई को आया था। और वो लास्ट फिर इंडिया छोड़ के कब गया है? 1 दिसंबर को गया है। तो इसका मतलब इसके पहले वो इंडिया में ही था। हाँ या ना? चलिए तब बोलेंगे सर मई में था, फिर प्लस करेंगे जून में था, फिर यहाँ पे जुलाई में था, फिर अगस्त में था, फिर सितंबर में था, अक्टूबर में था, नवंबर में था और दिसंबर में था। बोलो हाँ या ना? समझना चीज़ों को। बताओ मई में कितना दिन था? 30 दिन। क्योंकि सर एक दिन तो नहीं रहा, वो 2 तारीख को आया तो 31 दिन होता है टोटल मई में, जिसमें एक दिन नहीं रहा। तो कितना दिन रहा? 30। जून में कितना दिन रहा? 30 दिन। जुलाई कितने का होता है? 31। अगस्त कितने का होता है? 31। सितंबर कितने का होता है? 30। अक्टूबर कितने का होता है? 31। अरे बोलो ना रे, काहे नहीं बोल रहे हो? तुम लोग को ये गिनती नहीं आता है क्या? किसमें 30 किसमें 31 होता है? सो क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? नवंबर में कितना होता है? 30। और दिसंबर में कितना होता है? 31। अब टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए कैलकुलेटर निकालोगे, पगला जाओगे। सुनो यहाँ पे सब में क्या वो बोलो? हाँ, एक दिसंबर में वो 31 पूरा नहीं लोगे, क्योंकि दिसंबर में वो चला गया। कब गया है? 1 तारीख। और हम लोग जानते हैं जिस दिन वो आता है जिस दिन जाता है वो दोनों दिन को काउंट करते हैं। तो 1 दिसंबर को अगर जा रहा है तो वो एक दिन हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो अब सुनो यहाँ पे ध्यान से। अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या है सर? सब में 30-30 दिन दिख रहा है कि नहीं? तो 30 दिन करके 1 2 3 4 5 6 7 30 सते होता है कितना? 210। तो 210 हो गया वहां पे, और जो एक्स्ट्रा दिन है उसको जोड़ लो। 211 212 213 214 हो गया कि नहीं? यानी टोटल कितना दिन हो गया? 214 दिन हो गया। बताओ एक चीज, वो 182 डेज को क्रॉस किया कि नहीं किया? तो अगर वो 182 डेज को क्रॉस कर गया तो वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर से आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा वो वाला चीज। बोलो समझ में आया? तो आपको सबसे पहले ये वाला कॉपी कर लेना है। एक बार हम इसको इधर कर लेते हैं घसका के। चलिए 60 डेज वाला नहीं समझ में आया। अगर आपके पास यहाँ पे इतना नहीं रहता, ठीक है, कम होता हमारे पास, तो हम लोग पीछे 4 साल का देखते। यानी हम लोग का 22-23 देखना पड़ता, फिर 21-22, इस तरह से 4 साल का फिर देखते कि 22-23 में कितना दिन रहा था, 21-22 में कितना दिन रहा था, इतने में इसमें कितना रहा, इसमें कितना रहा। ये चारों को मिला के 365 दिन पार करना पड़ता, और यहां पे 60 पार करना पड़ता। अगर वो पार कर गया दोनों जगह, क्रॉस कर गया दोनों जगह, अगर दोनों सेटिस्फाई कर गया तब वो रेसिडेंट होता, नहीं तो रेसिडेंट नहीं होता। नहीं होगा तो नॉन रेसिडेंट, नहीं होगा तो क्या जबरदस्ती उसको थोड़ा ना रेसिडेंट कहलाना है। तो उस टाइम सो रहे थे, वही तो बताया ना कि दोनों जगह सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं होता है डेज का।
अगर तुम्हारा 60 बोला है तो 60 से 59 नहीं हो सकता है, और अगर 365 बोला है तो 364 नहीं हो सकता है। दोनों जगह कम से कम 365 और 60 रहना पड़ेगा। अगर तुम यहां पे 60 के जगह 70 हो जाते हो और यहां पे 360 होते हो, बोलते हो यहां से कुछ दिन निकाल के इसमें दे दीजिए, नहीं हो सकता ऐसा एडजस्टमेंट। या तुम यहां पे 365 के जगह में तुम 700 दिन हो इंडिया में, कितना दिन हो 700, तुमको चाहिए 365 लेकिन तुम 700 दिन इंडिया में हो, लेकिन वहां पे सिर्फ तुम कितना दिन हो पता है 58 डेज हो, 2 दिन घट रहा है। बोलेंगे यहां तो इतना दिन हम रह गए हैं, 365 चाहिए, हम 700 दिन रह गए हैं, बहुत ज्यादा दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन तो देना है, वहां पे 2 दिन दे दीजिए ना। वहां पे बोलेंगे नहीं एडजस्टमेंट हो सकता है। यहां पे आया समझ में, जिसमें जितना जरूरत है उतना ही उसमें रखना पड़ेगा। एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। आया समझ में। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, सिंस मिस्टर सुप्तिक स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर अ पीरियड ऑफ 214 डेज, 214 दिन रहा है ना, दैट इज मोर देन 182 डेज, जो कि 182 दिन से ज्यादा है, और वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो सो ही सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1। और अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है तो सो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24। बोलो बात समझ में आया। तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है कोई भी कंडीशन, यहां तो पहला कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर गया, अगर ये नहीं कंडीशन सेटिस्फाई करता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते 60 दिन वाला। बोलो है ना सर, तो पहला वाले में चेक नहीं किए क्योंकि पहला वाले में वो 60 दिन भी नहीं था, पहला वाले में वो 60 दिन भी नहीं था, तो इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट वहीं पे हो गया, 55 दिन था। अगर ये 60 दिन से ज्यादा होता तो पीछे 4 साल का भी चेक कर लेते हम लोग। आया समझ में। लेकिन ये तो हम लोग का ये वाला 60 दिन भी नहीं था और ये वाला 182 से ज्यादा था, मतलब इसमें पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गया। कोई दिक्कत आई बात समझ में, हाँ या ना, वेरी गुड, क्लियर चीज। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है मिस्टर अंकित जिसका 22 साल एज है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द, देखो कभी कभी लैंग्वेज ऐसा लिखेगा ना, वर्ड पे ध्यान दोगे क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ ये इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा है, इसके पहले वो कहां पे था, इंडिया में था। अगर वो इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब वो कहां पे था, यानी उसके पहले वो इंडिया में ही बसा हुआ था, यहीं पे चिपका हुआ था, मतलब वो हर साल 365 दिन, हर साल 365 दिन, हर साल 365 दिन इंडिया में ही था। बोलो हाँ या ना, क्लियर चीज। आगे बढ़ते हैं। बोला ये इंडिया को लेफ्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, कब, 31 मई 2023 को छोड़ के जा रहा है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। फिर से आपके पास 2 सिचुएशन दिया, 2 केस है। पहला बोला है ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और ही लेफ्ट इंडिया वन ऑन वर्ल्ड टूर। बताओ हम लोग जानते हैं जब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए रहता है तो आपका एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है, और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जब आप इंडिया छोड़ के जाते हो तो वहां पे सिर्फ पहला कंडीशन चेक करना पड़ता है 182 डेज वाला, वहां पे दूसरा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड टूर के लिए आप जा रहे हो तो वहां पे दूसरा ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। बोलो हाँ है ना, अगर पहला फेल कर गए तो दूसरा चेक कर सकते हो। कोई बात नहीं, अब फेल कर रहा है कि पास कर रहा है वो तो हम लोग को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। बोलो ना। आइए तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बोलो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। समझ में आया, इंडिया में रहने का दिन हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम उतना नहीं लिख रहेंगे, क्या क्या पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली उसका दिन लिखेंगे हम, ठीक है, डायरेक्टली दिन लिखेंगे। बताओ हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 2023-24। प्रीवियस ईयर क्या है, हमेशा प्रीवियस ईयर लिखना है, असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर लिखना है। 2023-24 हम लोग जितना भी काम करते हैं वो किसका करते हैं, प्रीवियस ईयर का करते हैं, ठीक है, 23-24 का करेंगे। बताओ वो हमेशा इंडिया में ही चलता आ रहा है, वो इंडिया छोड़ के गया कब है, 31 मई को गया है। हम लोग का ईयर कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। क्या वो अप्रैल में इंडिया में था, क्या वो मई में इंडिया में था, मई कितना दिन तक इंडिया में था, 31 दिन तक था। चलो ठीक है सर, तो यहाँ पे अप्रैल में 30 दिन पूरा था और मई में पूरा 31 दिन था, टोटल कितना दिन है, 61 डेज है इंडिया में। बताओ क्या वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया,
पहला कंडीशन क्या था 182 डेज वाला, क्या वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया? नहीं किया। तो बताओ, अगर हम लोग केस वाइज चलते हैं तो ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्या बोला गया था? सिर्फ पहला कंडीशन आपके लिए है 182 डेज वाला, क्या वो 182 डेज यहाँ पे है? नहीं है, तो वो नॉन रेसिडेंट है कि रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है, बोलो हाँ या ना। लेकिन वही अगर दूसरा केस के लिए बात किया जाए तो ये वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, तो आराम से उसके लिए दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 दिन से ज्यादा है कि नहीं है, फिर पीछे 4 साल में चेक करना पड़ेगा कि 365 दिन है कि नहीं है। वो तो इंडिया का ही पैदाइशी है, इसका मतलब हर साल वो 365 दिन था, उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन पहले कंडीशन 1 के लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। बोले बात समझ में आया? चलो इतना कर लो, फिर लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लैंग्वेज लिखना पड़ेगा? सिंस मिस्टर अंकित लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इंडिया को क्यों छोड़ के गया था वो? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। सो ही मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फॉर रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में अगर वो रहना चाहता है, इंडिया का रेसिडेंट अगर कहलाना चाहता है, तो उसको सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और हियर ही स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर 61 डेज। कितना दिन रहा है वो? 61 डेज। सो ही फेल्ड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। वो फेल कर गया उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में, तो सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट इंडिया का है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 2 था ना, तो बताइए इसका दूसरा के लिए हम लोग बात करेंगे। अब फिर से हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या? प्रीवियस ईयर और नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। वैसे इसमें तो चेंज होगा नहीं कुछ, है ना, वही वाला तो रहेगा, क्योंकि उतना ही का बात करना है हम लोग को यहाँ पे। बताओ प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24, याद हो जाना चाहिए सब चीज। 2023-24 हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है। सो बताओ नंबर ऑफ डेज, बोलेंगे सर अप्रैल में 30 दिन और मई में 31 दिन, कितना हो गया? 61 डेज। काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। बताओ क्या इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन था कि उसके लिए दोनों कंडीशन भी है? पहला कंडीशन 182 डेज वाला फेल कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम, देखो प्रीवियस ईयर में 61 दिन है, वो सेटिस्फाई किया कि नहीं? तो पीछे 4 साल भी चेक करना पड़ेगा। बताओ 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, ये 4 साल में वो कितना दिन रहा था वो बताओ। तो बोलेंगे सर इसमें भी वो रहा था 365 डेज, इसमें भी रहा था 365 डेज, इसमें भी 365 डेज, इसमें भी 365 डेज। बताओ तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो मोर देन, उतना काहे लिखने जाएंगे जोड़ जाड़ के, सीधा बोलेंगे मोर देन 365 डेज। बताइए 4 साल का, पीछे 4 साल का टोटल देखे तो कितना था? ग्रेटर देन 365 डेज था। और यहां पे दैट इज बोल सकते हैं मोर देन 60 डेज है। तो बताओ वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? हाँ या ना? अगर वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे चीज। बोलो हाँ या ना? चलो इसको एक बार कर लो, फिर हम नीचे लिख देते हैं। क्या लैंग्वेज लिखना है हम लोग को? सिंस मिस्टर अंकित स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर 61 डेज। प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा वो? 61 डेज, दैट इज मोर देन 60 डेज। एंड इन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 365 डेज, 365 दिन से ज्यादा। सो ही सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। वो सेकंड कंडीशन को यहां पे सेटिस्फाई किया, पहला नहीं, कौन सा? दूसरा। सो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24। आया समझ में? ये लैंग्वेज तुम अपने भाषा में भी लिख सकते हो, अपना भाषा मतलब भोजपुरी इस समय मत लिख रहे ना, मतलब अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपका ये सब चीज सही होना चाहिए, उसका मतलब सही निकलना चाहिए, पॉइंट सब सही होना चाहिए, ताकि तुम टीचर पढ़े तो समझ में आ जाए उसको। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जॉन बोला है मिस्टर जॉन केम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखो कोई इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा है, कोई इंडिया पहली बार आ रहा है, देख रहे हो?
तो ये है जो पहली बार इंडिया आया है। तो इसके पहले क्या वो इंडिया में था? तो क्या जो पीछे 4 साल अगर देखा जाएगा तो पीछे 4 साल में एक बार भी वो इंडिया में था? तो अगर वो रेसिडेंट होना चाहे तो इसी बार तुम सेटिस्फाई हो जाओ, बोलो आया ना, या तो 182 डेज रह जाओ, बोलो ना, क्योंकि 60 365 तो तुमसे होने वाला नहीं है। अगर तुम 60 दिन हो भी गए तो 365 दिन चाहिए पीछे 4 साल में, क्या हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आया? इसीलिए इसको पहला कंडीशन के ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। बोला ये अप्रैल 2023 को आया है और ही लेफ्ट इंडिया ऑन दिसंबर 13 2023 को, और ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ही वॉज इन दिल्ली अप टू 30/6/2023 एंड देयर आफ्टर इन मुंबई। अच्छा बताओ, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, कलकत्ता में रहे, चेन्नई में रहे, बिहार में रहे, झारखंड में रहे, रह रहा है तो इंडिया में ही। अरे बोलो ना। तो ये तुमको चेक करने के लिए, तुमको खाली कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का दिया हुआ है कि वो मतलब वो जो 16 अप्रैल 2023 को आया और वो 13 दिसंबर 2023 को चला गया, तो इतना दिन जो वो इंडिया में था, वो इंडिया में पहले दिल्ली तक था, दिल्ली में था और फिर उसके बाद मुंबई में था। तो दिल्ली मुंबई से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बोला है डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अच्छा यहीं पे हम बता देते हैं। बताओ 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 रे। बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर, और बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ डेज। अच्छा नंबर ऑफ डेज खाली देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है। बताओ प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर 2023-24। नंबर ऑफ डेज बताओ कब आया है वो? अप्रैल में, 16 अप्रैल को आया है, और अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है साल। तो बताओ अप्रैल में वो कितना दिन रहा? 16 दिन रहा, 15 दिन होगा। एक बार तुम काउंट करके देख लो। सर कैसे काउंट करेंगे? आप कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा, आप बताइए तो बढ़िया से कैसे काउंट करेंगे। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। वो आया कितना तारीख को है? 16। तो कितना दिन नहीं था? 15। 30 में से 15 माइनस कर दो। आया समझ में? कैसे किए पता चला? तुम एक एक करके काउंट करोगे टाइम लग जाएगा। 16, 17, 18, 19 पूरा 30 तक जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए 15 दिन, 16 को तो काउंट करना है ना, तो 15 दिन काउंट नहीं होगा, 15 दिन को माइनस कर दो। तो 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो बोलेंगे सर अप्रैल में 15, मई में 31, जून में पूरा 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 13, क्योंकि दिसंबर में वो 13 तारीख को चला गया। बोलो समझे? जाना आना दोनों दिन में हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। बताओ जोड़ के कितना होता है? बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 210, 210 और 16 कितना हो गया? 210 और 15 कितना हो गया? 225, 225 और 13 14 15, 240, 240 और 2 42, 242 आ रहा है क्या? 242 डेज आ गया। अच्छा बताओ 242 डेज 182 दिन से कम होता है कि ज्यादा? तो वो पहला कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर गया, तो क्या दूसरा के लिए चेक करना है? वैसे भी दूसरा अगर करना होता तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाता। पहला वाले में उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और वो सेटिस्फाई कर गया। बताओ वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? इसके लिए अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? आपको पता है ना क्या? कि मिस्टर जॉन, सुनो ध्यान से, मिस्टर जॉन स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर अ पीरियड ऑफ 242 डेज, सो ही सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, सो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो बात समझ में आया? चलो इसको एक बार लिख लो, मैं इसको कॉपी कर लो और फिर आप उसका सेंटेंस लिख दीजिए। तो क्या लिखना है? सिंस मिस्टर जॉन स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर 242 डेज, दैट इज मोर देन 182 डेज, सो ही सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, हेंस ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो आया समझ में? तो इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिख देना है और आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मेन ये सारा कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। एक एक दिन मायने रखता है। आया समझ में? सोचो अगर इस तरह से काउंट कर रहे हैं और हमारा अगर टोटल 181 डेज आ गया तो नॉन रेसिडेंट, अगर 182 डेज हो गया तो रेसिडेंट, तो एक दिन हमारा रेसिडेंट भी बना देता है और नॉन रेसिडेंट भी बना देता है। तो एक एक दिन बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आया समझ में? तो इसलिए एक एक दिन पे आपको सही तरीके से फोकस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।